क्लास 11। तो 8वें प्रश्न पे आ जाती हूँ मैं। फूले दंपति ने स्त्री समानता के लिए जो काम किया, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? तो फूले दंपति ने स्त्री शिक्षा के लिए और लड़कियों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। तो अभी जो अभियान चल रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या कहीं पे भी इसका अंश आता है इसमें? हाँ, ये अगला चरण कहा जा सकता है और अंश आता है इसमें। कैसे, वो मैं आपको इसी आंसर में बता देती हूँ। टिक जो किए हैं लाइंस, उसे ही आपको याद करने हैं। ज्योतिबा फुले एक अतुलनीय समाज सुधारक थे, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, वैसे समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक विकास और बदलाव का आंदोलन छेड़ा। उन्होंने अपने तरह से सामाजिक विकास और बदलाव का आंदोलन छेड़ा है। ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। फिर इस दंपति ने इस क्षेत्र में 50 वर्षों तक अथक कार्य किए। तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसके बाद 50 वर्षों तक दोनों ने मिलकर समाज को सुधारने का काम किया। इस कार्य में इस दंपति को अनेक व्यवधानों, अड़चनों और लांछनों का सामना भी करना पड़ा था। फुले दंपति ने स्त्री समानता के लिए जो काम किया, उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कुछ अंशों में है। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम में देश के उन राज्यों में जहां लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लड़कियों की जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं माँ बाप या ऐसे होते हैं व्यक्ति जो पता कर लेते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की और उसको पेट में मार दिया जाता है। कई बार तो पैदा होने के बाद भी उसे मार दिया जाता है। तो लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है कई सारे राज्यों में। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। उस समय जब फूले दंपति समाज सुधारक का काम कर रहे थे, उस समय लड़कियों की संख्या इतनी कम नहीं थी। अगर कम होती तो उस समय यह काम भी उस समय किया जाता। लड़कियों की जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन राज्यों में बेहतर समाज काल में स्त्री शिक्षा, स्त्री समानता साथ ही उन राज्यों में बेहतर समाज के निर्माण के लिए लड़कियों के पठन पाठन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लड़कियों के पढ़ाई लिखाई पे भी खासकर उन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करे, अर्थ समझाए। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण देव शर्मा। बताइए। इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। आशय क्या है? जब सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया, अर्थात ज्ञान की ज्योति समाज के उपेक्षित वर्ग को भी आलोकित करने लगी, तब ब्राह्मण ने कहा कि वेद भ्रष्ट हो गए हैं और विद्या शूद्रों के घर चली गई है, जबकि यथार्थ में वेदों का प्रसार हो गया है और इससे ब्राह्मणों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि जब सत्य का प्रकाश फैला, सत्य का प्रकाश क्या है? सत्य का प्रकाश यही है कि शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, निम्न जाति हो चाहे उच्च जाति। तो सच का सवेरा यही है कि शिक्षा सभी के लिए। और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा तो ब्राह्मण कह रहे थे कि विद्या छोटी जाति के घर चली गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि विद्या का प्रचार प्रसार बढ़ गया था और इससे ब्राह्मणों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना एक अधिकार रखा था शिक्षा पे। राजसत्ता और ब्राह्मण वर्चस्व वाली धर्म सत्ता ने साठगांठ करके समाज में शोषण व्यवस्था कायम कर रखी है। इस व्यवस्था, अगला आशय आपको, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो राजसत्ता और ब्राह्मण वर्चस्व वाली धर्म सत्ता ने, यानी कि राज सत्ता, यानी जो ऊंचे अधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं की सत्ता चलेगी, उन्हीं का अधिकार रहेगा और ब्राह्मणों का अधिकार रहेगा। ऐसी धर्म सत्ता ने साठगांठ करके समाज में क्या किया था? शोषण व्यवस्था कायम कर दी थी कि नीची जाति वाले लोगों को हर तरह से परेशान किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। इस व्यवस्था के विरुद्ध दलितों और स्त्रियों दोनों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शोषण के शिकार हैं। तो दोनों ही का शोषण होता है, स्त्रियों का भी और निम्न जाति के लोगों का ही, तो दोनों को ही आंदोलन करना चाहिए।
निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको 2 गद्यांश मिलेंगे और ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इन गद्यांशों का अर्थ समझिए, सप्रसंग है तो प्रसंग समझिए, संदर्भ समझिए, व्याख्या भी है, विशेष भी है। प्रसंग है, संदर्भ है, व्याख्या है, विशेष है। ये सभी में कुल मिलाकर 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो 2 दिए गए हैं और ये दोनों ही मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री की थी। तो ये आपको किताब में ही मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ देखिए, आपको कुछ वाक्य दिखेंगे। स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसके अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं बल्कि गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। तो इस पैरा का आपको अर्थ समझाना है और प्रसंग के साथ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो कि ज्योतिबा फुले पाठ में दिया गया है। इसके रचयिता हैं सुधा अरोड़ा। ठीक है। संदर्भ, ज्योतिबा फुले ने विवाह के लिए ऐसे मंगल अष्टक मंत्रों की रचना की है जिसमें स्त्री को पुरुषों के बराबर अधिकार और स्वतंत्रता देने का वचन दिया गया है। ठीक है। इन मंगल अष्टकों में वधू वर से कुछ वचन लेती है। तो ऐसे मंत्र बनाए गए थे जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा बनाए गए थे, जिसमें औरतें अपने लिए अपने होने वाले पति से एक वचन लेती हैं। वधू वर से कहती है कि आज के समाज में हम स्त्रियों को स्वतंत्रता का अनुभव है ही नहीं। हमें सदा पुरुषों की इच्छा के अनुरूप आचरण करना पड़ता है। आज तुम इस बात की शपथ लो कि तुम स्त्री को भी उसका अधिकार दोगे, उसे भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे जैसा कि तुम करते हो। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, विवाह के समय वधू वर से अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का सम्मान करने का वचन लेती है। और ज्योतिबा फुले के मंगल अष्टकों में यह व्यक्त या आकांक्षा मात्र वधू की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नारी की थी जो पुरुष की दासता से मुक्ति चाहती थी। तो हर स्त्री चाहती है कि वो मुक्त रहे। तो यहाँ पे जो मंत्र बनाए गए थे उसमें एक स्त्री अपने होने वाले पति से कहती है कि जैसी स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, जिस आज़ादी से तुम रहते हो, उसी आज़ादी का अनुभव मुझे करने दोगे। और मुझे ही नहीं बल्कि सारी स्त्रियों को जो मुक्ति चाहती हैं वो अनुरोध करती हैं कि जैसी स्वतंत्रता तुम जीते हो वैसे ही स्वतंत्रता हमें जीने दोगे। विशेषकर इन पंक्तियों में नारी के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात, रक्षा की भावना अभिव्यक्त की गई है। भाषा सरल है। लेखिका ने आत्मपरक शैली का उपयोग किया है, अपने लिए जो बातें कही जाती हैं। अगला देखिए, जो प्रसंग आपको अगला जो स्पष्ट करना है गद्यांश, उसे आप देख लीजिए, वो यहीं पे है। मुझे महात्मा कहकर डैश अलग ना करे। तो मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्षों का विराम ना दे। यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ये मुझे याद है। मुझे महात्मा की उपाधि से सम्मानित की। उन्होंने कहा कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्षों को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए आप सब साधारण जन ही मुझे रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। तो ज्योतिबा फुले बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे आम जनता से। वो नहीं चाहते थे महात्मा बनना या किसी मठाधीश की तरह जीवन जीना। इसीलिए वो अनुरोध करते हैं कि आप मुझे महात्मा ना कहें। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है आपको पता है। कहानी है ज्योतिबा फुले और लेखिका है सुधा अरोड़ा। संदर्भ क्या है? ज्योतिबा फुले को जब महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तब उन्होंने बड़ा विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि महात्मा कहकर मुझे ना पुकारा जाए, क्योंकि इससे उनका संघर्ष जो है वो प्रभावित हो जाएगा। व्याख्या देखिए, ज्योतिबा फुले ने कहा कि आप लोग मुझे महात्मा की उपाधि से संबोधित मत कीजिए, क्योंकि इससे संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। तो मुझे तो अभी संघर्ष करना। और उन्होंने 50 सालों तक संघर्ष किया। जब कोई व्यक्ति किसी मठ का स्वामी हो जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर पाता। इस कारण मैं महात्मा के रूप में मठाधीश बनकर अपने संघर्ष को समाप्त नहीं करना चाहता, इसीलिए या नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग मुझे साधारण मनुष्य के रूप में रहने दें।
मुझे उच्च आसन देकर अपने बीच से अलग करने का प्रयास ना करें। तो मुझे एक मठ का आदर्श नहीं बनना, महात्मा नहीं बनना, मुझे आम जनता रहने दीजिए ताकि मैं समाज को सुधारने का कार्य कर सकूं। इन पंक्तियों में ज्योतिबा फुले को विनम्र एवं सामाजिक संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट किया गया है। भाषा सरल है और इसमें भी आत्मपरकता है क्योंकि यह अपने बारे में बात तो कही गई है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए, अध्याय पूरा समाप्त हो गया। अब आप इसे अच्छे से पढ़िए और लिख लीजिए। धन्यवाद।